हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का रामबाण बुक। दोस्तों, ये इंजीनियर महेंद्र पेंडल के द्वारा जो पुस्तक लॉन्च की गई है इलेक्ट्रीशियन का 6500 प्लस प्रश्न संग्रह का। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि आपको 6500 जो है प्लस क्वेश्चंस का संग्रह इस पुस्तक में दी गई है, जो आपके आने वाले BSPHCL एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आवेश एवं स्थिर विद्युत के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अपना स्कोर हमें बताइएगा कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आपने सही कर पाए। ठीक है, हम धीरे धीरे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको समझाना भी होगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़े थोड़े प्रश्नों को रखेंगे जिससे कि आप धीरे धीरे सभी बातों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला देखिए चैप्टर हमारा होगा, चैप्टर का नाम क्या है? आवेश एवं स्थिर विद्युतिकी। ठीक है, यानी कि चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर हमारा होगा। इस चैप्टर में हमने इस पुस्तक से कुल 15 प्रश्नों को रखा है इस वीडियो में। ठीक है, तो आप 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और 15 प्रश्नों को सॉल्व करने के अलावा आपको हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि ISO का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कहाँ पूछा जा चुका है? DMRC इलेक्ट्रीशियन 17 फरवरी 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा UPR VUL में TG2 में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि ISO का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ISO का तात्पर्य क्या है। ठीक है, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, दूसरा कौन सा हो गया? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा के पास है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, और चौथा कौन सा हो गया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें ISO जो मतलब कोई भी होता है एक मानक होता है। ठीक है, तो ISO पहले क्या होता था? इंडिया में हमारे पास ISI चलता था। ठीक है, ISI। ठीक है, ISI जो चलता था पहले इंडिया में, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये क्या हुआ था, बाद में पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है ISI बन चुका था, इसलिए हमने क्या किया था, इसका नाम चेंज करके हमने क्या रख लिया था? BIS। ठीक है, इसका नाम हमने चेंज कर लिया था और चेंज करने के बाद क्या रखा था? BIS। मतलब क्या हुआ कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, यदि आपसे इंडियन के बारे में पूछा जाता तो आपको बताना होगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है अभी वर्तमान में भारत की जो है वो मानक रूप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ISO मतलब इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका का जो मानक रूप होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ठीक है, यानी कि जो है ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ये अमेरिका का आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन जो होता है ये अमेरिका का है, और पहले क्या होता था? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत का होता था, लेकिन अब वर्तमान में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये भारत का है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा था कि ISO का फुल रूप क्या होता है। तो दोस्तों, ISO का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। आई होप दोस्तों आप इस प्रश्न को बिल्कुल समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न कहाँ पूछा जा चुका है? TH 28 अगस्त 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है कि सब तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं। आपके पास इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है परमाणु, दूसरा कौन सा गया? अणु, तीसरा के पास है नाभिक, और चौथा कौन सा गया? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए दोस्तों, तत्व के सबसे छोटे कण को क्या बोलेंगे हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं परमाणु। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप नोट करेंगे। ठीक है, देखिए परमाणु क्या होती है? परमाणु के नाभिक में जो होती है ना वो क्या होती है? अवश्य प्रश्न ये कहा जाए कि परमाणु की जो नाभिक होती है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होती है इसके चारों क्या करते हैं? वो चक्कर लगाते रहता है। तो आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहता है, आपको बताना दोस्तों कि परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होती है उसके ऊपर चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो यहाँ प्रश्न ये कह रहा था कि तत्व के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे कण को बोलते हैं परमाणु। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है? ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु का सबसे हल्का कण है। ठीक है, देखिए परमाणु का सबसे हल्का कौन कौन सा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आयन, दूसरा कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉन, तीसरा के पास न्यूट्रॉन, और चौथा कौन सा हो गया? प्रोटॉन। ठीक है, तो परमाणु का सबसे हल्का कण जो होता है दोस्तों वो क्या होता है आपको बताना है। देखिए सबसे हल्का कण जो सबसे हल्का होता है दोस्तों वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। उससे भारी क्या होता है?
प्रोटॉन। और सबसे भारी कौन होता है दोस्तों, वो होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न क्या रहता है कि कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है। देखिए सबसे हल्का कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों चार्ज कितना होता है, आपसे प्रश्न ये कहा जाए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो आपको बताना होगा कि 9.1 इंटू 10⁻31 जो होती है kg, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg जो होती है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है। ठीक है, इस बात को आप नोट करेंगे। और जो प्रोटॉन पर चार्ज होती है दोस्तों वो कितना होता है, 1.67 इंटू 672 इंटू 10⁻27 kg होता है किस पे, प्रोटॉन पर। और बात करते हैं कि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो दोस्तों न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है वो होता है 1.676 इंटू 10⁻27 kg होता है। दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना ज़्यादा कौन सा का प्रोटॉन होगा, तो दोस्तों ये कितना होता है 1840 या 1835 गुना होता है। ठीक है, 1840 या 1835 गुना होता है। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन से कितना गुना ज़्यादा बड़ा जो होता है प्रोटॉन होता है, तो आपको बताना होगा कि 1840 या 1835 गुना जो ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप इस प्रश्न से बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसलिए होगा क्योंकि कह रहा है कि इनमें से कौन सा परमाणु का सबसे हल्का कण है, तो सबसे हल्का कण कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी परमाणु का द्रव्यमान डैश माना जाता है। ठीक है, देखिए किसी परमाणु का द्रव्यमान जो है क्या माना गया, ये प्रश्न कह रहा है आपसे। तो पहला आपके पास है सिर्फ न्यूट्रॉन का भार, दूसरा कौन सा गया न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार, तीसरा के पास है इलेक्ट्रॉन का भार, और चौथा कौन सा गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भार। तो देखिए दोस्तों परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, आपको यदि कहा जाए तो दोस्तों परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, आपसे नोट कर सकते हैं, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो किस पर निर्भर करता है, नाभिक पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, नाभिक पर निर्भर करता है। आपको हम पिछले प्रश्न में बताए थे कि परमाणु की जो नाभिक होती है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो यह प्रश्न ये कह रहा था किसी परमाणु का द्रव्यमान जो है क्या माना जाता है दोस्तों, तो वो माना जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार माना जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्योंकि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है किस पर निर्भर करता है, वो नाभिक पर निर्भर करता है। परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, नाभिक पर निर्भर करता है। और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होगा वो परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही होगी दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न कह रहा है कि एटॉमिक संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार निम्न में से किस में धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होती है किस में होती है। ठीक है, ये प्रश्न देखिए UPPCL TG2 में पूछा जा चुका है। और इसका अलावा दूसरा मतलब प्रश्न यही पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस में धनात्मक आवेश होता है, ये कहाँ पूछा जा चुका है, UPRVUNL में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए दोस्तों कह रहा है कि एटॉमिक संरचना में किस में धनात्मक आवेश होता है। तो दोस्तों धनात्मक आवेश किस में होता है आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि देखिए जो प्रोटॉन होता है दोस्तों ये क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों ये किसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन में। और जो न्यूट्रॉन होता है हमारा ये क्या होती है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या होती है, उदासीन होता है। तो ये प्रश्न कह रहा था हमसे कि किस में धनात्मक आवेश रहता है। तो देखिए दोस्तों कहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज किस में दे रखा है, तो प्रोटॉन में दे रखा है। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होगा, हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी में प्रोटॉन दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश क्या होता है। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है। इससे पहले पूछा गया था कि किसमें धनात्मक आवेश होता है, लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास से 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नहीं। दूसरा कौन सा गया, निरावेश कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं, और कौन सा गया, धनावेश कहते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रोटॉन पर अभी तुरंत आपको बताए थे कि प्रोटॉन पर क्या होती है, धन आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होती है। किस पे, प्रोटॉन पर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। देखिए आपको हम तीनों के बारे में बताए थे, प्रोटॉन बताए थे, फिर से बता देते दोस्तों। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है।
ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, यानी कि न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा था कि न्यूट्रॉन पर, यानी न्यूट्रॉन यही हुआ ना, तो न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रल उदासीन होगा, यानी कि कुछ भी नहीं होगा इस पर। तो यहाँ पे क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य क्या होगा, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो कुछ भी नहीं होता, यानी कि शून्य होता है। ये प्रश्न कहाँ पूछा जा चुका है, BECIL NMRC इलेक्ट्रीशियन 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगुनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना गुना और क्या हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, आपको देखिए इसमें क्या होता है कि यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगुनी हो जाती है तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें यहाँ पे काम करता है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, आपको हमने एक वीडियो दिया था जिसमें आपको हम इलेक्ट्रिशियन जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका हमें थ्योरी बताया था। उसमें आपको हम बताए थे कि कूलम्ब लॉ क्या होता है। ठीक है, तो उसी थ्योरी के बेसिस पे ये प्रश्न होगा। कह रहा है कि दो समान आवेशों की दूरी दुगुनी हो जाए। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों। कह रहा है कि दो समान आवेशों की दूरी दुगुनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा। देखिए कूलम्ब का लॉ, जो लॉ है वो क्या कहता है, कूलम्ब का लॉ जो है दोस्तों ये कहता है कि कूलम्ब का लॉ क्या कहता है, देखिए आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। कूलम्ब का लॉ होता है कि F बराबर होता है KQ1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। क्या होता है, F बराबर KQ1 इंटू R स्क्वायर। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, इसका जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी बात आपको हम बताए थे। ठीक है, यानी कि दोस्तों R जो बढ़ेगा तो क्या होगा, बल का मान घट जाएगा। ठीक है, यानी R की दूरी बढ़ेगी तो बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। यदि यही बात इसमें कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दो आवेशों के बीच दूरी को दुगुनी कर दी जाए। तो देखिए दोस्तों, हम दूरी को दुगुनी करते हैं, आप बस देखते जाइएगा तो आपका आंसर निकल आएगा। देखिए जब इसको हम दूरी को दुगुनी करते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा, KQ1 इंटू Q2 बटे, दूरी को दुगुनी करना है ना, तो हम क्या करेंगे 2R स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दूरी को दुगुनी करना है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम F की वैल्यू निकालते हैं तो F की वैल्यू हमको यहाँ से कितना निकल जाएगा। देखिए F की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए KQ1 इंटू Q2 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर। ठीक है, 4R स्क्वायर हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 KQ1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो यही क्या होगा, हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, 1/4 हो रहा है, यानी गुना में रहता तो ये क्या होता है, बढ़ता, लेकिन ये 1/4 भागा में हो रहा है तो ये मतलब क्या होता है, घट रहा है। तो 1/4 यानी कि 4 गुना जो होती है वो क्या होती है, घट रही है। तो यह प्रश्न कह रहा था यदि दो समान आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मतलब लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, 4 गुना घट जाती है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी में दे रखा है। आई होप दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पे था तो हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपको बताया है, थ्योरी में बताए थे कि किस तरह से कूलम्ब्स लॉ निकालते हैं। तो बस आपको हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले को पुट करके आप दिखा दिए कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर से इसे देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए कह रहा है कि प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट ले जाने पर क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है। अभी हमने 2 प्रश्न बताए, फिर बताते हैं कि प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, दोस्तों प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, प्रोटॉन के अन्य प्रोटॉन को, यदि हम प्रोटॉन को एक है ही और एक प्रोटॉन और रखते हैं तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि 2 चार्ज जब पॉजिटिव होता है उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, यानी कि रिपल्सन होता है, यानी कि एक दूसरे से अलग होता है, दूर होता है। यदि सेम चार्ज होगा तो वो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यदि वही अपोजिट चार्ज होता है, यानी कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है, उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी कि वो आकर्षित होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही चार्ज का जो है प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, दोनों के बीच क्या होगा, तो प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण बल जब भी होगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी प्रतिकर्षण बल होगा तो इसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, प्रतिकर्षण कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा उत्पन्न होती है कौन सा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। जब भी क्या होगा, जब भी पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक ही समान चार्ज जब मतलब
एक साथ हो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा सबसे पहली बात। तो प्रतिकर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कौन सी उत्पन्न होती है, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि प्रतिकर्षण के बाद जो निकलती है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो आकर्षण होती है उसमें क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होती है, ठीक है, गुरुत्व ऊर्जा होती है। तो यहाँ प्रश्न ये कह रहा था कि प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के साथ निकट ले जाने पर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। देखिए गति ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोस्तों गति ऊर्जा की बात तो यहाँ पे होगी नहीं, इसलिए ये प्रश्न ऑप्शन काट देते हैं। दूसरा है कि स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है। तीसरा के पास स्थिति ऊर्जा में कमी होती है और गति ऊर्जा में कमी होती है, ये भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन नंबर बी और सी होगा, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट ले जाने पर क्या होता है दोस्तों। तो इसमें जो होती है वो स्थिति ऊर्जा में क्या होती है, वो वृद्धि होती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा कि प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट ले जाने पर क्या होता है, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत उदासीन परमाणु के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है, ठीक है। देखिए वैद्युत उदासीन परमाणु जो होगा, उदासीन कब होगा दोस्तों। देखिए जब भी उदासीन मतलब क्या होता है, शून्य हो जाना। तो देखिए उदासीन शून्य कब होगा, जब एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन पर रहेगा, या प्लस माइनस क्या होगा, कट के क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ प्रश्न वही कह रहा था कि विद्युत उदासीन परमाणु के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्या, इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। दूसरा कौन सा संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि बराबर रखेंगे तब नहीं ये उदासीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये बात भी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हम बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि DMRC इलेक्ट्रीशियन 17 फरवरी 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 है, ठीक है, किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 39 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। दोस्तों प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, ठीक है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, यानी कि जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यानी कि 39 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 39 ही होगी, ठीक है। इस बात को आप नोट करिएगा कि जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कम दूरी पर रखे गए 2 बराबर और विपरीत बिंदु आवेश वाले आवेश को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि कम दूरी पर रखे गए 2 बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या बनाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन देखा है, विद्युत आवेश, विद्युत ध्रुव आवेश, आपके पास है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत फ्लक्स और विद्युत विभव, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब कम आवेश की बात करेंगे ना, तो कम आवेश में मतलब कि Q1 और Q2 दो आवेश है, मान लीजिए Q1 और Q2 दो आवेश है, इसके बीच जो दूरी होगी वो बहुत कम होगी। जब बहुत कम दूरी होगी तो उसमें क्या होगा, बल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए कूलम का नियम क्या कहता है, यदि दूरी यदि अधिक लगाएंगे तो बल कम लगेगा, और जब दूरी कम रहेगा तो बल अधिक लगेगा, यही ना कूलम का नियम है। तो कूलम का नियम यही कहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बल क्या हो रहा है कि ज़्यादा लग रहा है, तो जब भी बल ज़्यादा लगेगा तो उसमें क्या होगा कि जब भी कभी भी 2 आवेशों के बीच की दूरी, एक बात और नोट कर लीजिए दोस्तों कि जब भी किसी भी 2 आवेशों के बीच की दूरी, जो इसकी जो बीच की दूरी होगी 10⁻⁻15 मीटर से यदि कम होगी, ठीक है, यदि 10⁻⁻15 मीटर से कम होगी तो वह जो है वो क्या करता है, कूलम के नियम का पालन नहीं करता है। इस बात को आप नोट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हम नोट्स लिखा रहे हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से आपको कह देता हूँ, एक बार आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए जब कभी भी 2 आवेशों के बीच की दूरी जो होगी वो 10⁻⁻15 मीटर से कम होगी ना, तो वह कूलम के नियम का पालन नहीं करेगा, बल्कि ये विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो हमारे पास राइट आंसर विद्युत द्विध्रुव होगा। यानी कि कम दूरी पर रखे गए 2 बराबर और विपरीत आवेशों की जो क्या बनाते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप नोट करेंगे। क्यों होगा दोस्तों ऐसा, क्योंकि देखिए ये क्या होगा, इसमें ये दोनों मिल जाएगा इससे, ठीक है, और ये दोनों इससे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नज़दीक में रहेगा तो क्या होगा, ये आपस में मिल जाएगा। इससे क्या होगा, इसमें नाभिकीय बल कार्य करने लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि कूलम कर लो, वहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रश्न कह रहा था, यही नोट्स कह रहा था कि यदि इसके बीच की दूरी जो होगी 10⁻⁻15 मीटर से कम की होगी तो वह कूलम के नियम का लॉ का पालन नहीं करेगा, जबकि ये विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। आई होप दोस्तों ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है।
दोस्तों ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि विद्युत आवेश इकाई क्या होती है। देखिए DMRC में पूछा जा चुका है, उसके बाद UPPCL DG में पूछा जा चुका है और UPRBL में पूछा जा चुका है, यानी कि 3 जगह ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत आवेश कुछ ऐसा ही मात्रक होता है, वो क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, ये तो कूलम होता ही है। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, इसका जो CGS मात्रक होता है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, यानी कि CGS मात्रक की बात करें तो इसका CGS मात्रक जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, यानी कि ESU होता है। इस बात को आप नोट करेंगे। साथ ही दोस्तों इसका जो फैराडे में होता है, एक फैराडे बराबर कितना होता है, जो फैराडे होता है उसका मात्रक, उसका मतलब कितना मान कितना होता है, 96,500 जो होती है दोस्तों। ये कूलम क्या होता है, एक फैराडे बराबर होता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं एक कूलम की। एक कूलम बराबर कितना ESU होता है, यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो एक कूलम बराबर आप ध्यान रखिएगा कि कितना ESU होता है, तो 3 × 10⁻9 ESU होता है। कितना, 3 × 10⁻9 ESU जो होता है एक कूलम बराबर होता है। साथ ही दोस्तों एक ESU बराबर कितना कूलम होता है, यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो एक ESU बराबर कूलम जो होता है 3.33 × 10⁻10 कूलम होता है। ठीक है, इस बात को आप नोट करेंगे कितना होता है। देखिए आपको हम इंडिकेट करवा देते हैं। देखिए इसका विद्युत आवेश का जो ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, उसके बाद का CGS मतलब जो होता है वो होता है ESU, मतलब होता है इस ESU का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। ठीक है, और एक कूलम बराबर कितना होता है, कितना ESU, तो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU होता है। ठीक है, इसके अलावा एक ESU बराबर कितना होता है, तो 3.33 × 10⁻10 कूलम होता है। इस बात को आप नोट करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये भी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या कि धनात्मक विद्युत आवेश यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज जो होंगी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को क्या कहेंगे, तो दोस्तों हम लोग कैसे इसे क्या बोलेंगे, हम लोग धन आयन कहेंगे। ठीक है, जो निगेटिव चार्ज वाला होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, ऋण आयन बोलेंगे। तो यहाँ प्रश्न कह रहा था कि धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धन आयन बोलते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, B में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों हम आपके लिए इस वीडियो में कुल 15 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। ठीक है, यदि आपको इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न पता था आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि इस तरह की वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, यदि सपोर्ट हमें करेंगे तो हम आपके लिए इस तरह की वीडियो, इस बुक का सोल्यूशन डेली लाएंगे। ठीक है, और यदि आप कुछ भी हमें कमेंट करना चाहते हैं, यदि हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या शिकायत करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना सुझाव और शिकायत। हम आपके उस कमेंट पर ज़रूर अमल करेंगे और अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।